Hello my dear students, my name is Mohammad Imran and today we are going to learn the Bohr's model. And the chapter is the structure of an atom. So let's start. This is the overall the picture of the Bohr's atomic model. Here we can see the electrons which are revolving around the nucleus. In the same with this figure also. So the question was Rutherford limitation. Rutherford limitation was he was not able to give the reason why electron is not losing their energy when it revolves around the nucleus. Because electromagnetic theory is saying whenever a charged particle moves in the circular path, it always loses its energy. रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि वो ये नहीं बता पाए थे कि जब इलेक्ट्रॉन कोई भी इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, जब ये न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो ये अपनी एनर्जी क्यों नहीं यूज करता है और ये क्यों नहीं एक स्पाइरल पाथ बनाकर न्यूक्लियस से स्ट्राइक होता है। तो इस चीज का सलूशन हमें नील बोर ने अपने बोर्स एटॉमिक मॉडल से दिया है। सो लेट्स स्टार्ट इट। द टॉपिक्स कवर नंबर 1 Dalton's atomic theory, number 2 drawback of Dalton's atomic theory, number 3 J.J. Thomson experiment, number 4 discovery of electrons, protons and neutrons, number 5 Rutherford's model of atoms, number 6 limitation of Rutherford's atom. So we have done all these 6 points and we can say topics. ये हम topics 6 के 6 पहले ही कवर कर चुके हैं in the last videos, जिसमें Dalton's atomic theory थी, उसके drawbacks थे, J.J. थॉमसन का एक्सपेरिमेंट था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स थी, रदरफोर्ड मॉडल था और रदरफोर्ड मॉडल की लिमिटेशन थी। And in this video we are going to discuss how Bohr's model removed the limitation of the Rutherford's model of atom. So let's see how Bohr did it. Topic to be covered in this video is Bohr's model of atom. इसमें हम Bohr's model of atom को डिस्कस करेंगे। So Bohr's model of atom, we can see here एक ये न्यूक्लियस है और इसके ऑल अराउंड कुछ शेल्स हैं। सो ये शेल्स ही मेन रीजन थी रदरफोर्ड की लिमिटेशंस को रिमूव करने का। सो हाउ लेट अस सी हाउ बोर रिमूव द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल by using of these energy shells, or you can say shells only. So this theory is given by Neil Bohr. This theory gave the solution of limitation of Rutherford's model, and the question was why electron not losing their energy during revolving around the nucleus. ये थ्योरी नील बोर ने दी थी और इस थ्योरी ने रदरफोर्ड मॉडल्स के लिमिटेशन का सलूशन दिया था। और लिमिटेशन क्या थी कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड तो ये अपनी एनर्जी क्यों नहीं लूज करता है, क्योंकि एक थ्योरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। बट इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा नहीं है। क्यों? अगर ऐसा होता तो न्यूक्लियस से जाके स्ट्राइक होता। इसी चीज को हमें बोर्स ने क्लियर किया। So let us see here the observations of the Bohr's model.
Number 1, atom is electrically neutral. एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल होते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन थी, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एटम। न्यूक्लियस जो है वो एटम के सेंटर में होता है। नंबर 3, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं। नंबर 4, there are shells which are also called energy levels around the nucleus in which electrons are revolving. चौथी ऑब्जर्वेशन और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी कि न्यूक्लियस के ऑल अराउंड ये कुछ शेल्स होती हैं जिन्हें एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। इनकी एक अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है, इसलिए इनको एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। ये न्यूक्लियस के ऑल अराउंड होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ऑलवेज रिवॉल्व करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बाय बोर्स मॉडल, क्योंकि यही एक ऑब्जर्वेशन थी जिससे बोर्स ने रदरफोर्ड मॉडल के लिमिटेशन को रिमूव किया था। नंबर 5 इज वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन देयर एनर्जी लेवल, दे विल नेवर लूज देयर एनर्जी। और उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड, तो कभी भी क्या करेगा, एनर्जी अपनी लूज नहीं करेगा और इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। तो यही वो पॉइंट है नंबर 5 जिससे उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये अपनी एनर्जी लूज नहीं करते हैं और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं। हम एक बार दोबारा से रिमाइंड करना चाहेंगे कि क्या लिमिटेशन थी रदरफोर्ड की। रदरफोर्ड की लिमिटेशन ये थी कि उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और जब रिवॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एनर्जी लूज करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन भी अपनी एनर्जी लूज करता तो वो सर्कुलर पाथ को धीरे 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 स्पाइरल पाथ में कन्वर्ट करता, और एक दिन यानी एक वक्त ऐसा आता जब वो न्यूक्लियस से आके स्ट्राइक हो जाता, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही लिमिटेशन थी कि रदरफोर्ड ये नहीं बता पाए थे कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज करके न्यूक्लियस से क्यों नहीं स्ट्राइक करता है। और ये प्रॉब्लम और इस लिमिटेशन का सोल्यूशन बोर्स ने अपनी ऑब्जर्वेशन नंबर 4 और 5 से दी। 4 और 5 ऑब्जर्वेशन में क्या है, ये है 4 ऑब्जर्वेशन जिसमें बोर्स ने ये बताया कि हर न्यूक्लियस के अराउंड जो है कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं जिन्हें शेल्स कहा जाता है, और इन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते हैं तो वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करते हैं और वो कंटिन्यू एक सर्कुलर पाथ में ही रिवॉल्व करते रहते हैं, स्पाइरल पाथ नहीं बनाते। गॉट इट? यही एक रीजन था जिसकी वजह से ये प्रूफ हुआ कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में तो मूव करते हैं और ये कभी भी न्यूक्लियस से स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। I hope you all are very much able to understand the reason why electron is not strike with the, or you can say collide with the nucleus. So let's start with the next observation number 6. The sixth number of observation is a number of electrons in each shell determined by the using Bohr's rule, that is 2n square, where n is number of shell. अब बात ये थी कि ठीक है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं सर्कुलर पाथ में, अपनी एक एनर्जी लेवल, फिक्स एनर्जी लेवल में रिवॉल्व कर रहे हैं, किसके अराउंड,
न्यूक्लियस के अराउंड। लेकिन अब एक एनर्जी लेवल में यानी एक शेल में, ये शेल्स हैं, एक एनर्जी लेवल यानी एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए बोर्स ने फॉर्मूला दिया जिसे दिया 2n², जहां पर n जो है ये नंबर ऑफ शेल है, यानी किस नंबर की शेल ये है। जैसे कि पहली शेल जो है वो है n = 1, पहली शेल को 1 कहा, सेकेंड शेल में 2 कहा, थर्ड शेल में 3 कहा गया, फोर्थ शेल में शेल को 4 कहा। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले में n को चेंज करते रहेंगे और किसी भी पर्टिकुलर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम फाइंड कर सकते हैं। सो लेट अस सी हाउ वी कैन फाइंड आउट। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल को k कहा जाता है, ये पहली शेल है इसलिए इसको k = 1 वैल्यू दी गई। अब k = 1 है तो पहली शेल है इसलिए यहाँ पर हम n को 1 पुट करते हैं। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 2n²। सो n की जगह हमने 1 पुट कर दिया फॉर्मूले में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी पहली शेल जिसे k कहते हैं इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं रह सकते, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली सेम वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकेंड शेल ऑल्सो। सेकेंड शेल को L कहते हैं और ये सेकेंड है इसलिए इसे 2 वैल्यू दी गई। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला हमने यूज किया 2n²। 2n, n की जगह हमने 2 पुट किया, 2 2 = 4 मीन्स दैट 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, रिवॉल्व कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम इन द थर्ड शेल जिसे m कहा गया इसलिए इसको 3 वैल्यू दी गई क्योंकि ये थर्ड शेल है। तो इसमें n की वैल्यू हमने क्या पुट की, 3 पुट की, 3 पुट की, 2 + 2 × 3²। सो ये कितने हो गए, 18। इसका मतलब ये हुआ कि थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं। एग्जैक्टली सेम हम 4th 5th 6th 7th किसी भी शेल में हम निकाल सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एकोमोडेट हो सकते हैं। बस n की वैल्यूज को नंबर ऑफ शेल से की वैल्यू पुट करते चलिए। जैसे अगर फोर्थ शेल होगी तो n को 4 पुट करेंगे और 5th होगी तो इनको 5 पुट करेंगे। एग्जैक्टली सेम वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स accommodate in a particular shell. As above, we can say number of electrons in each shell. So thank you, thanks a lot. I think you all are very much able to understand the Bohr's model. बोर्स मॉडल में हम एक बार और एक्सप्लेन करते हैं हमने क्या क्या चीजें पढ़ी हैं। बोर्स मॉडल ने सबसे पहले क्या किया था, रदरफोर्ड की लिमिटेशन को रिमूव किया था। लिमिटेशन ये थी कि इलेक्ट्रॉन्स जब न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है तो ये एनर्जी लूज करना चाहिए इसे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और स्ट्राइक करना चाहिए न्यूक्लियस से। सो इसको प्रूव किया बोर्स ने, क्योंकि ऐसे किया कि न्यूक्लियस के ऑल अराउंड क्या होते हैं, एनर्जी लेवल्स होते हैं और हर इलेक्ट्रॉन उन अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में मूव करता है, आई मीन टू से रिवॉल्व करता है, इसलिए वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता और न्यूक्लियस से स्ट्राइक नहीं होता। सो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट solution of the limitation of Rutherford model given by the Bohr's model. Thank you. Thanks a lot. Inshallah, we will meet again in the next video with the new topic. Thank you.